नमस्ते भदोही। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही के क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए औराई विधायक और पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जनता के प्रति ये कार्य कर रहे हैं और जनता को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष हैं और जनपद में तमाम विभागों में जनता परेशान हो रही है। इस पर आप लोगों ने अब तक क्या एक्शन लिया है? अनुश्रवण समिति प्रदेश सरकार ने और विधानसभा अध्यक्ष ने, वित्त मंत्री जी ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि एक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति होनी चाहिए और जो विकास कार्यों की निगरानी करे। इसके अलावा दिशा की एक बैठक होती है जिसका अध्यक्षता माननीय सांसद जी करते हैं और अनुश्रवण समिति जो जिला स्तरीय है उसमें सबसे सीनियर विधायक होने के नाते शासनादेश के क्रम में मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। और पहली मीटिंग हम लोगों ने 1.5 महीना पहले किया था और हर 3 महीने बाद वो मीटिंग होनी है। तो जो भी सवालात आए थे ब्लॉक प्रमुख के या माननीय जिला पंचायत सदस्य के या दूसरे सदस्यगण के जो सवालात आए थे तो उसका निस्तारण किया जा रहा है और हम समझते हैं कि 100% निस्तारण जो है वो कर दिया जाएगा अगली बैठक आते आते। जी, कुछ सवाल हैं जो जनता के हैं कि तहसीलों में भ्रष्टाचार है, क्या आप इसे मानते हैं? दूसरा, अन्य विभागों में लोग जाते हैं तो परेशान होते हैं, तो अनुश्रवण समिति में क्या इस तरह की बातें आई कि जनता परेशान हो रही है, उस पर समाधान किया जाए? देखिए, भ्रष्टाचार की शिकायत तो कोई नहीं है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के जो है खिलाफ है और प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है कि कहीं करप्शन न होने पावे। अगर कहीं करप्शन किसी को पता चलता है तो निश्चित रूप से वो अगर लिखित देते हैं और कोई प्रमाण देते हैं तो निश्चित है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। एंटी करप्शन की टीम लगातार जेल भेज रही है अधिकारियों को, कर्मचारियों को। बावजूद इसके कुछ ऐसे मामले, ये तो वो मामले हैं जो प्रकाश में आ पाते हैं, पर कुछ ऐसे भी मामले होंगे जहां जनता शिकायत नहीं कर पाती होगी, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं फरियादी, उनमें क्या कहें? देखिए, इतना जनता जागरूक हो गई है कि अब ट्विटर पर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर शिकायतें आम हो गई है और सरकार भी तटस्थ है। जो भी शिकायतें आती हैं अखबार के जरिए आती हैं या सोशल मीडिया के जरिए आती हैं, फेसबुक के जरिए जाती है या ट्विटर के जरिए जाती है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है प्रदेश में और वो मॉनिटरिंग सेल उसका जो है सवाल बना करके और जिला के स्तर पर डीएम और एसपी से जवाब तलब करता है और उसके निस्तारण की मॉनिटरिंग भी करता है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज गांव के अंदर गरीब से गरीब आदमी जो है फेसबुक चला रहा है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों के काम होते हैं विधायक निधि का, कोई काम ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी शिकायत जो है लोग फेसबुक पर डाल देते हैं हम लोगों को, तो हम लोग जो है उसको तुरंत संज्ञान लेते हैं और जिलाधिकारी को या संबंधित अधिकारी को उसको भेज करके उसका निस्तारण कराते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है भ्रष्टाचार हो लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं? बख्शेगी नहीं और लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन भी सक्रिय है, सरकार भी सक्रिय है, हर मुद्दे पर सक्रिय है और मैं नहीं समझता हूं कि हम लोग जो है किसी को छोड़ने वाले हैं। एक सवाल लगातार समाज में रहा कि लोगों के बीच रहा कि आप बहुत कम वोटों से जीते, इसका दोषी किसे मानते हैं और जो जीत दर्ज की इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये पार्टी सर्वे सर्वा होती है ना,
पार्टी सर्वे सर्वा होती है, उसका श्रेय तो पार्टी को जाता है, कार्यकर्ता को जाता है। पार्टी है, कार्यकर्ता है, इन्हीं दोनों को जाता है। हम 10 वोट से जीता है, 20 वोट से जीता है, 50 वोट से जीता है या 1600 वोट से जीता है, तो उसका सारा श्रेय हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। हम तो एक सामान्य व्यक्ति है, हम तो पहली पावदान पर खड़े हुए व्यक्ति है, हम तो अपने को जीरो मान करके चलते हैं और हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि संघर्ष तो जीवन का नाम संघर्ष है, संघर्ष करते रहना चाहिए इंसान को। और 1600 से मैं चुनाव जीता, तो जितना वोट मुझे 2017 में मिला था उससे 11,000 वोट मेरा बढ़ा, 11,000 वोट मेरा बढ़ा। 11,000 बढ़ने के बाद हम 1600 से जीते। मतलब ये मानते हैं कि लड़ाई कांटे की हो गई। कांटे का मतलब यह समझिए ना कि जब हमारा वोट जो मिला 2017 में और फिर 2022 में 11,000 वोट मेरा बढ़ जाता है, आज जीत का अंतर कम हो जाता है, 1600 हो जाता है, 18,000 से 1600 पर हो जाता है। तो इसका यह मतलब है कि बसपा कमजोर हुई। अब बसपा कमजोर हुई तो बसपा का कुछ वोट जो है मेरे साथ आया और ज्यादा जो है सपा में गया। तो एक आपने उस दौरान एक मामला उठाया था कि अगर जो उसमें निवर्तमान सांसद थे उन्होंने अगर PMGSY मामले का लाभ अगर लोगों को मिला होता तो शायद ये जीत और बड़ी हो सकती थी। वो बहुत मायने नहीं रखता है। खुद रमेश चंद्र बिंद ने, जो माननीय सांसद थे यहाँ भाजपा के, वो खुल करके हम लोगों का विरोध किया था, खुल के विरोध किए थे। और ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम लेना जरूरी नहीं है। और मैं समझता हूं कि विधानसभा का हर वरिष्ठ व्यक्ति यह जानता है कि चुनाव में कौन साथ दे रहा था और कौन साथ नहीं दे रहा था। ये आम नागरिक को पता चल गया है, इसलिए इसका इस समय नाम लेने का बहुत औचित्य नहीं है। तो वोट में अंतर आया, थोड़ा विनोद का असर रहा, रमेश बिंद जी का असर रहा और उनके असर से कुछ वोट घटा था, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ। एक बात और सामने निकल के आती है कि लोकार्पण करने के लिए जनप्रतिनिधि तो चले जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार होता है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या टीम कमजोर नजर आ रही है? देखिए, मैं तो बराबर अपने ही काम की जांच के लिए चिट्ठी लिखता रहता हूँ। आप जिलाधिकारी से पूछेंगे या PWD के इंजीनियरों से पूछेंगे तो हम तो किसी को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। और जो भी हमें काम कमजोर नजर आता है उसकी जांच के लिए मैं स्वयं लिख देता हूँ। और अभी जो है चकवा से लेकर के सिंहपुर नहर की पटरी खराब हो गई थी, तो मैंने खुद वीडियो बनाया था और खुद मैंने बोला था और खुद उसकी जांच करवाया, तब जाकर के वो दोबारा बनाई गई है। आप पहले बसपा में रहे और बसपा में आप माना जाता था कि आपका बड़ा कद था, उसके बाद फिर सपा में गए, फिर भाजपा में गए, तो लोगों ने एक सवाल उठाया कि सत्ता का लोभ है, कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं या फिर किसी पार्टी की विचारधारा मैच नहीं। मैं बसपा कैडर का आदमी रहा हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मेरी पैदाइश बसपा में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, महात्मा ज्योतिराव फूले को फॉलो करने वाला व्यक्ति रहा हूँ, गौतम बुद्ध साहब को मैं फॉलो करता हूँ, रविदास को फॉलो करता हूँ और कबीर दास को फॉलो करता हूँ। और इस तरह से मैं बसपा में जुड़ा और मिशन को लेकर आगे बढ़ने का शपथ लेकर के आगे बढ़ा। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के हम शिष्य रहे, मायावती जी के हम कभी शिष्य नहीं रहे और न वो मेरी कभी नेता रही है और न मैं उन्हें नेता कभी माना, न आगे मैं मानता हूँ। हाँ, अगर वो भाई हमें मानती है तो हम उन्हें अपना बहन मानते, लेकिन बहन मानना या भाई मानना एक अलग विषय है, नेता मानना एक अलग विषय है। कांशीराम साहब
को उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहिए था। तो ये मानते हैं कि बड़ी चूक हुई है। ये बड़ी चूक हुई मान्यवर साहब से। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब अंतिम दौर में उनके अनुयायियों ने पूछा कि आपके जाने के बाद आपका यह मिशन कारवां कौन लेकर के चलेगा, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि इस रुके हुए कारवां को या चलते हुए कारवां को लेकर आगे जो बढ़ाएगा वही जो है मेरा वारिसदार होगा। लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। जो संघर्ष करेगा, जो कारवां को लेकर आगे जाएगा, जनता उसके पीछे जाएगी। तो जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना वसीयत अपने लड़के को नहीं दिया, तो फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने मायावती को अपना वसीयत कैसे दे दिया? तो इसलिए यहाँ पर यह गलती हुई है मान्यवर साहब से। और जब गौतम बुद्ध और महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम, ये चारों महान पुरुषों ने ये कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया, तो बहन जी ने इसको बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। उन्हें यही नहीं पता है कि बहुजन माने बहुत सारे लोग होता है या बहुजन माने 85 होता है। उनको यही नहीं पता चल पाया और इसको उन्होंने गलत डिफाइन किया। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग सुखी रहे और बहुत सारे लोग खुश रहे। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर देंगे तो 302 वाला कहां जाएगा, 376 वाला कहां जाएगा, 354 वाला कहां जाएगा, डकैती करने वाला कहां जाएगा, बलात्कार करने वाला कहां जाएगा, चोरी डकैती करने वाला कहां जाएगा? तो कोई भी विद्वान व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि सभी खुश रहे, सभी का भला हो? ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। संविधान में व्यवस्था बनी हुई है कि आप ये गलत काम करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने इसीलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सुखी रहे और बहुत सारे लोग खुश रहे, ताकि जो गंदे हैं हम उनके लिए कैसे कामना कर सकते हैं, जो गलत है उनके लिए हम कामना कैसे कर सकते हैं। तो मायावती ने बहुजन को, बहुत सारे लोग, बहुवचन को बदल करके सर्वजन कह दिया। तो सर्वजन कह दिया तो बहन जी बताए कि दलित समाज के बेटी के साथ, अगड़ी समाज के किसी बेटी के साथ, पिछड़ी जात के किसी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब सर्वजन हिताय हो जाएगा, सर्वजन सुखाय हो जाएगा, तो रेपिस्ट कहाँ जाएंगे, हत्या करने वाले कहाँ जाएंगे, अन्याय अत्याचार करने वाले कहाँ जाएंगे? ये बहन जी को बताना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि नहीं, ये कांशीराम साहब के मिशन को या बाबा साहब के मिशन को ये कमजोर कर रही हैं। अब यहाँ व्यक्तिवाद का मामला आ गया है, यहाँ सत्ता का बात आ गया है, यहाँ मिशन की बात रही नहीं गई है। और हम बसपा से निकले नहीं, बहन जी ने हमको निकाल दिया था, विरोध करने के कारण निकाल दिया था। कि बसपा में आप एक बड़ा नाम थे। हाँ, तो वो मेरे और मेरे फादर इल्ला को, मेरे फादर इल्ला बाम सेप के प्रदेश के कन्वीनर थे मिस्टर बी राम साहब, तो उनको पहले निकाला और फिर कहा कि नहीं ये इनके दामाद है इसलिए इनको भी निकाल दो, तो हमको भी निकाल दिया। तो राजनीति आदमी को करना है। अब हमारी उम्र खत्म हो गई है, हम सामाजिक कार्य के आदी हो गए हैं। अब जा करके हम तो हरवाही कर नहीं पाएंगे, चरवाही कर नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। तो मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और समाजवादी पार्टी में रह करके काम किया। लेकिन हमारा एक विवाद हुआ यहाँ के नेता से, सपा के एक बड़े नेता से मेरा विवाद हुआ और उसके कारण मुझे इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, मेरा मुलायम सिंह यादव जी से पटरी था, राम गोपाल जी से मेरा अच्छा संबंध और शिवपाल से मेरा अच्छा संबंध, और अखिलेश तो मेरे सामने जो है एक तरह से राजनीति में आए। और जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे तो मैं छिबरा मऊ जो विधानसभा है
इटावा इसका इटावा लोकसभा का, तो इटावा लोकसभा का नहीं, कन्नौज लोकसभा का एक विधानसभा छिबरा मऊ है, वहां का मुझे प्रभारी बनाया गया था और मैंने पहला चुनाव इनको लड़ाया था अखिलेश जी को। आज भी अखिलेश जी से मेरा अच्छा संबंध है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो गया तो मैं उनके घर गया और उन्होंने सम्मान हमें गाड़ी के साथ अपने बंगले के अंदर बुलाया। मैं फिर 2 साल तक किसी पार्टी में मैं नहीं गया और विचार किया, चंदौली में अलग मीटिंग किया, बनारस में अलग मीटिंग किया, भदोही में अलग मीटिंग किया कि जो है हमें कहाँ जाना चाहिए। अपने लोगों से राय लिया, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जो मुसलमान साथी हमारे थे उन्होंने मेरे को राय दिया कि आपको भाजपा में जाना चाहिए। मुसलमान साथियों मुस्लिम साथियों ने, क्योंकि जो मेरे साथ मुसलमान जुड़ा है वह जो है दिल से जुड़ा है और जहां हम रहेंगे वो रहेगा, जो मेरा साथ रहता है वो रहेगा। उसके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ने वाला है कि सपा का असर पड़ जाए, बसपा का असर पड़ जाए, कोई असर नहीं पड़ेगा। और इन लोगों ने कहा नहीं आपको भाजपा में जाना चाहिए। भाजपा में जाने के लिए मैंने मंडल अध्यक्षों से बात किया और मैंने जिलाध्यक्ष से बात किया, उसके बाद संघ के लोगों से बात किया और करीब 2 साल तक मैं मिलता जुलता रहा। 2 साल के बाद मैंने फिर ज्वाइन किया। पहले पूरी टीम को जाना, पहले पूरी टीम को और सिस्टम को जाना कि संघ क्या है, उसकी कितनी शाखाएं हैं और भाजपा क्या है, उसकी कितनी शाखाएं हैं और उसके संगठन की स्थिति क्या है, संगठन किस तरह से बनाया गया है, उसको समझा। और जब सारे लोगों से मिलजुल लिया तब जाकर के मैंने प्रस्ताव रखा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। एक बार 2009 में मैं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस समय कुछ लोग नहीं चाहे कि भास्कर आए, भाजपा के ही कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि आए। फिर बाद में, क्या आज भी ऐसे लोग आपका विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो जो लोग चाहने वाले थे वो तो आज मार्केट में है ही नहीं, वो मार्केट में है ही नहीं है। लेकिन हर दल में विरोध तो होता ही है। सपा में अलग है, विरोधाभास रहता है, बसपा में भी है और दूसरे दलों में कांग्रेस में भी रहता है। जब बड़ी परिवार बड़ा होता है तो विरोधाभास भी होता है। विपक्ष एक ही पार्टी में हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि 2014 के पहले जो स्थिति हमारी भाजपा की थी वो 2014 में वो स्थिति बिल्कुल बदल गई, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और अमित शाह जी के आने के बाद। और इन लोगों ने और संगठन ने मिल करके जो दलित को और बैकवर्ड को जोड़ना शुरू किया, ये जादुई काम किया और वो काम आ रहा है। देखिए, हिंदू समाज जब तक संपूर्ण रूप से एक साथ नहीं रहेगा तब तक जो अवधारणा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी नहीं होती है। इसलिए समस्त हिंदू समाज वो समरसता के धागे में पिरो करके सबको एक रखा जाएगा तो आजीवन हम सुरक्षित रहेंगे और हम विकास के रास्ते पर प्रशस्त रहेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भाजपा ही वर्तमान में वो पार्टी है जो सभी जातियों को जोड़ कर लेके एक साथ चल सकती है, जातिवाद और मजहबवाद से ऊपर। देखिए, सपा है या बसपा है या कांग्रेस है, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता, तो वो कैसे जो है इस देश की बात कर सकता है? तो हिंदुस्तान कहने वाली पार्टी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली पार्टी, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रथम की बात करने वाली पार्टी तो भाजपा है, दूसरा है ही नहीं। अगर भाजपा नहीं रहती तो क्या इस देश में भगवान श्री राम का 450 बरस का विवाद खत्म हो पाया होता? फिर लोग सवाल उठाएंगे कि दीनानाथ भास्कर जी हिंदूवादी हो गए हैं। हिंदूवादी तो मैं शुरू से हूं, हिंदू में मैं दलित हूं,
तो मैं तो दलितों से को जोड़ने के लिए मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है। हाल ही में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से भी दी गई है और सरकार के तरफ से विशेष रूप से दी गई है। इसमें श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का योगदान है, विधानसभा अध्यक्ष जी का योगदान है, वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का जो है योगदान है। ये तीनों लोगों का मिल करके सभापति का निर्धारण ये लोग करते हैं और मैं तो इस कमेटी में 2 बार सदस्य रह चुका हूँ और लोक लेखा समिति में मैं सदस्य रह चुका हूँ। इस बार सभापति बनाया गया और इसमें विशेषाधिकार कमेटी में मैं सदस्य बनाया गया था। इस बार जो है अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त जाति संयुक्त समिति है, उसका मुझे सभापति बनाया गया। क्या जिम्मेदारियां होंगी विधायक जी, चूंकि लोग जानना चाहेंगे, ग्रामीण लोग हैं। दरअसल मैंने आपको बताया है कि विधानसभा के नीचे कुछ समितियां बनाई गई हैं और वह समितियां जैसे लोक लेखा है या अनुसूचित जाति वाली कमेटी है या विशेषाधिकार कमेटी है, आश्वासन कमेटी है, इसी तरह से कई कमेटियां जो है प्रदेश में बनाई गई है। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति एवं विमुक्त जाति संयुक्त समिति बनी है। इसमें लगभग 25 सदस्य होते हैं और वह एक जात के नहीं होते हैं, समूचे जात के होते हैं। अगड़ा होता है, पिछड़ा होता है, दलित होता है और साथ साथ में हर दल के लोग उसमें होते हैं और एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं। उसमें कोटा निर्धारित होता है कि सत्ता पक्ष का कितना होगा, दूसरे बड़ा दल का कितना होगा, तीसरे वाले का कितना होगा, ऐसे निर्धारण होता परसेंटेज। उसके आधार पर रखे जाते हैं। पुरुष भी सदस्य होंगे, महिला भी होंगी, एमएलए भी होंगे, एमएलसी भी होंगे, सबके कोटे फिक्स है। और उसका प्रमुख कारण है कि लगभग 80-85 जो प्रदेश में विभाग होते हैं छोटे बड़े मिला करके, तो उन विभागों का विभागवार बैठक बुला करके यह सुनिश्चित करना कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 चारों में आरक्षण कोटा पिछड़ी जात दलित समाज का आरक्षण पूरा हुआ है कि नहीं, पहला काम। उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं, ये पहला काम है। दूसरा काम यह है कि अगर 25 सदस्य हैं, अगर 25 सदस्य अपना कोई भी याचिका प्रदेश के किसी कोने से यदि जो है वो लाया जाता है समिति के समक्ष, तो उसकी सुनवाई होती। और इसमें क्लास 1 जैसे प्रमुख सचिव हैं और विभागाध्यक्ष हैं या उसके जिम्मेवार अधिकारी हैं, उन्हीं को इस मीटिंग में बुलाया जाता है। लेकिन अगर अन्याय अत्याचार से संबंधित कोई प्रकरण है तो जिले स्तर का डीएम और एसपी को भी बुलाया जाता है। वो सवाल का जवाब देते हैं, फिर कार्रवाई की जाती है। अगर वो काम नहीं करता है नियमानुसार, संविधान के अनुसार, तो कार्रवाई करने का आदेश पारित कमेटी कर सकती है, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है, उसको बैड एंट्री दे सकती है। बैड एंट्री के लिए वो जो है सिफारिश कर सकती है मुख्यमंत्री जी से, निंदा प्रस्ताव भी पारित कर सकती है उसके खिलाफ। ये सब चीजें होती हैं। 2027 में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होगा आपका? नहीं, व्यक्तिगत मेरा या व्यक्तिगत भी और पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए 2 ही पार्टी हैं, भाजपा है और सपा है। यह मुख्य रूप से 2 दल आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगा और यही आपस की लड़ाई होगी। तीसरे नंबर पर बसपा है। जो बसपा 33% वोट पाती थी, आज 9.25% पर है, 9.25% पर है। तो उसका बेनिफिट किसे मिला? बेनिफिट दोनों को मिला है, सपा को भी मिला है और भाजपा को भी मिला है। जो मेहनत कर ले जाएगा उसे ज्यादा मिल सकता है, जो मेहनत ज्यादा कर ले जाएगा उसे ज्यादा मिल सकता है, जो मेहनत कम करेगा तो उसे कम मिलेगा। एक बड़ा सवाल और है विधायक जी कि देखा जाता है कि निर्वाचित महिलाएं होती हैं और कुर्सी पर पुरुष बैठते हैं। बड़े पद पर बैठे रहने के कारण क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाए?
देखिए एमएलए एमपी में तो ऐसा संभव नहीं नहीं, है। इसमें नहीं। एमएलए एमपी में तो कोई एंट्री ही नहीं पा सकता ये विधानसभा ग्राम में। प्रधान प्रमुख इन सब पदों पे देखा जाए तो इसका एक गलत मैसेज जाता है। हाँ। इसमें भी संभव है। इनको खुद अगर महिलाओं को इन्होंने लड़ाया है तो उनको महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। अगर महिलाओं को लड़ाया है तो महिलाओं को अधिकार देना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। और अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य है तो ब्लॉक के अंदर उसको बोलने के लिए मौका दिया जाना चाहिए ब्लॉक प्रमुखों द्वारा। अगर वो ग्राम प्रधान है तो अब उसको मौका मिलना चाहिए बोलने का, तो उसको मौका देना चाहिए। और इसी तरह जिला पंचायत सदस्य महिलाएं हैं तो उनको भी जब वहाँ जिला पंचायत में बैठक बुलाई जाती है तो उनको बोलने का अधिकार देना चाहिए कि बहन जी आप बोलो, अपने विचार रखो, अपनी समस्याओं को रखो, उसको मौका मिलना चाहिए। अभी अनुश्रवण समिति में मैं हूँ तो उसमें जो है 4 या 5 महिलाओं को रखने का अधिकार हमारे पास था। तो उसमें से 4 जो है 4 प्रधान महिला रखना था, 2 महिला रखना था और 4 पुरुष रखना था। और मैंने जो है 3 महिला रखा है और 3 पुरुष रखा है। यानी वहां आपने बढ़ोतरी की। बढ़ोतरी कर दिया। आप पूछेंगे सीडीओ से तो वो बताएंगे। मैं मौजूद था इस मीटिंग में। हाँ। मैं खुद मौजूद था। और मैंने 1 बाय 1 सबसे बात किया। मैंने सबको मौका दिया बोलने का कि आप बोलो, सीखो। तो और बाद में मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, डीएम साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनुश्रवण समिति में जो सिफारिश की गई थी वो पूरा हो, उसकी मॉनिटरिंग डीएम साहब स्वयं कर रहे हैं। एक सवाल और है विधायक जी की, नंदलाल पांडे जी का एक प्रकरण प्रकाश में आया था बीच में। हाँ। और आपने खुले मन से एकदम आरोप लगाया एसपी पर कि वो गलत कर रही हैं। हाँ। उनका यहाँ से ट्रांसफर भी हुआ। हाँ। हटा दिया गया। क्या लग रहा है, ये षड्यंत्र के तहत हुआ या ये कानूनी प्रक्रिया थी? षड्यंत्र था। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसका? दबाव को मैं मानता हूं। दबाव, प्रेशर को मैं मानता हूं कि प्रेशर के कारण एसपी जो है दबाव में आई। ये सभी को पता है, ये रूलिंग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कि जमीन के मामले में राजस्व की धारा में कार्रवाई होगी लेकिन उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट में कार्रवाई होगी। यही सबसे बड़ी गलती। कानून का दुरुपयोग था। कानून का दुरुपयोग किया गया। कानून का दुरुपयोग नहीं किया गया, पावर का दुरुपयोग किया गया। एक तो पावर ने दबाव डाला और एक पावरफुल व्यक्ति ने बैठ करके उसको क्रिमिनल एक्ट की धाराओं में मुकदमा कर दिया। वह केस टिकी नहीं। मैंने कहा यह केस टिकेगी नहीं न्यायालय में, और उस पर सारे प्रोसीडिंग पर रोक लगा दिया। फिर इन्होंने गैंगस्टर लगा दिया। 3.5 बिस्सा जमीन खरीदने पर गैंगस्टर लगता है क्या? गैंगस्टर लगाने के लिए या जो उसमें व्यवस्था है गैंगस्टर के, उसमें कहीं ये नहीं है कि कोई जमीन खरीदेगा अगर उसमें कोई गलती लेखपाल करेगा, कानूनगो करेगा, नायब तहसीलदार करेगा तो उसमें गैंगस्टर लग जाएगा। उसके लिए अलग धारा, उसके लिए अलग विभागीय कार्रवाई है, वो करना चाहिए। आपने गैंगस्टर लगा दिया, गैंगस्टर की सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया। आपने उसमें कहा था कि जो आपने बयान दिया था फेसबुक पर, आपने कहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने फर्जी पट्टा करा करके जमीनों का अधिग्रहण करने का प्रयास किया। ऐसा बहुत हो रहा जिला में। तो मैंने डीएम को बताया, भदोही में कुछ लोग ऐसे हैं, औराई में कुछ लोग ऐसे हैं, और ज्ञानपुर में ऐसे लोग हैं जहां सरकारी जमीनों को में जो धारा 41 और 45 का कागज होता है, जो सरकारी दस्तावेज होता है, उसमें कौन सी जमीन का नवैयत क्या है उसमें दर्ज होता है। उस 41-45 की कागज में सरकारी नाम हटा करके अपना नाम चढ़वा लिया और उसको अपना नाम चढ़वा करके और उस जमीन को खरीदने और बेचने लगते हैं। अब कई लोग हैं जो करोड़ों रुपया कमाए
बेशकीमती जमीन। बेशकीमती जमीन, सरकार की बेशकीमती जमीनों को खरीद और बेच रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी जमीनों पर स्कूल बनवा लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 बिस्सा में 10 बिस्सा जो है जीएस मिला लिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो नवैया चेंज कराए, विनिमय कराए, और विनिमय कराए तो अपनी जमीन जो है सरकार को दिए और सरकार की जमीन अपने लिए। पता ये लगा कि सरकार वाली भी जमीन ले लिए और जो अपनी जमीनियां है वो भी ले लिए। ऐसा भी हुआ है। और इसके लिए कलेक्टर को बहुत मादा रखना पड़ेगा इसकी जांच करने के लिए। कब वो कर सकता है, नहीं उसकी भी औकात कुछ नहीं है, डीएम की भी औकात नहीं है कुछ। कई प्रकरण ऐसे थे, पूर्व जिलाधिकारी थे, साक्ष्य हमने भी उपलब्ध करवाए, उसमें कार्रवाइयां भी हुई। नवैयत बात बता दिया कि डीएम का के अंदर मादा होना चाहिए लड़ाई लड़ने का, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई करने जिस तरह से फोन आते हैं, हमने पत्रकारिता जगत में एनालिसिस करने के दौरान देखा, कुछ मामलों में हमने काम किया, और प्रेशर जिस तरह के आते हैं तो लगता नहीं कि जब सरकार इतनी सख्त है तो फिर इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या ये बातें ऊपर तक नहीं जा पाती हैं? नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। इस पर लगाम लगनी चाहिए, इस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। लेकिन यह विल पावर के आधार पर कलेक्टर कर सकता है और एसडीएम कर सकता है, लेकिन इनके पास विल पावर कितना है कलेक्टर या एसडीएम के पास, उस पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि भदोही एक्सपेरिमेंटल जिला है, यहाँ जो ट्रेनिंग एक तरह से देखा जाए या कह सकते हैं जो नवसिखुए होते हैं अधिकारी उनको भेजा जाता है, खासकर जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, वो एक तो अनुभव की कमी होती है, इसलिए समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो क्या लगता है इनकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो इस समय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक है, दोनों युवा है, और युवा चार्म लेके आता है, नया चार्म लेके आता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा होता है, वो बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन काम करता है। लेकिन जब जिला में आता है तो काम बहुत होते हैं उसका, सुबह से लेकर के और 12 बजे रात तक मिनट टू मिनट सभी कामों में जाता है। और इतना बड़ा चैनल है, रैकेट है, तो जो ज्यादा गड़बड़ वाला काम है, ज्यादा खोद निपोर वाला काम करना है, वो आदमी उसको धीरे सा अलग कर देता है और कैटेगराइज कर देता है, और जो विवादित चीजें है वो जानता है कि इसको छेड़ेंगे तो मेरा नुकसान हो सकता है, इसलिए उस मुद्दे को वो हैंडल नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है, जबकि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर होगा तो फिर उसमें जनता परेशान होगी। जनता परेशान नहीं, सरकार की कीमती जमीनें लोग कब्जा करते जा रहे हैं, सरकारी जमीनें लोग कब्जा करते जा रहे हैं, और इस पर अगर प्रशासन मौन रहता है तो ये सरकार का बड़ा नुकसान है। हमें जो है कूड़ा घर बनाना है, हमें पंचायत भवन बनाना है, हमें आंगनबाड़ी बनाना है, जमीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही, जमीन नहीं गांव में है, हमें पानी टंकी लगाना है, हमें सीएससी पीएचसी बनाना है, हमें पशु चिकित्सालय बनाना है, तो हमारे पास जमीनें नहीं है। पता लगा कि वहां 2 बीघा दूसरा कोई कब्जा किया हुआ है, तो 2 बीघा छोड़वाओ भाई। प्रशासन का काम ही यही है कि जहां शिकायत मिले उस शिकायत का निदान करे, लेकिन वो फाइल किनारे रख दे रहे हैं, दूसरी बातें हल करते हैं, उन बातों को छोड़ देते हैं। वीसी होती है तो उसमें वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई कमियां हैं या कहीं उनको दिक्कत आ रही है तो। नहीं, वो जाकर के प्रशासनिक अधिकारियों से लखनऊ में बात कर सकते हैं कि फला नेता है, फला अपराधी है, फला व्यापारी है, फला दबंग व्यक्ति है जो इतनी जमीनें कब्जा किया है, इसके खिलाफ हमें क्या करना है, गाइडलाइन ऊपर से मांग ले। एक सवाल और है कि इस बार जब आप चुनाव मैदान में होंगे 2027 में, तो क्या लगता है किस तरह के षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकते हैं? षड्यंत्र तो आदिकाल से होता रहा है, आदत पड़ चुकी है। नहीं, आदिकाल से होता आ रहा है, जब से ये धरती बनी होगी और कबीले रहे, गांव नहीं रहा, कबीले रहे, तब से कबीलों में सरदार को के पद को लेकर के षड्यंत्र होते रहे, जहर दिया जाता रहा,
महिलाओं का इस्तेमाल होता रहा, शस्त्रों का इस्तेमाल होता रहा, जो है कि हत्याएं होती रही, वो तब से चला आ रहा है, तो आगे भी होता रहेगा। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या हमारे मुखिया महाराज जी हैं, उनके खिलाफ भी होता रहता है, लेकिन वो सुधारने का तरीका जानते हैं लोग, तो सुधारते भी हैं। महाराज जी भी सुधारते हैं और प्रधानमंत्री जी भी सुधारते हैं। तो आज सत्ता में है और ये चाहे जितना विपक्ष हल्ला कर ले, इसके पास मुद्दे नहीं है। हम एक जो है मड़ई में बैठने वाला बैकवर्ड दलित या अगड़ी जात का गरीब है, जो आदमी शौचालय से लेकर के, आवास से लेकर के, बिजली से लेके, मकान बनाने से लेकर, दवा से लेकर, पंचायत घर है, आंगनबाड़ी है, कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं है जिसको कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो जब हम हर वर्ग, हर समाज, हमारी किसी भी योजना में जातीय धर्म का जिक्र नहीं है, ऊंच नीच का जिक्र नहीं है, हमारे यहाँ अमीर और गरीब का जिक्र है कि ये कमजोर है इसे लाभ मिलना चाहिए, ये अमीर है इसको ये लाभ नहीं मिलना। अभी अभ्युदय योजना में पहले जो सरकारें थी वो केवल उसमें पिछड़ी जाति के बच्चे या अलग उन्होंने एक प्रावधान बनाया हुआ था, अब तो सभी जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। सभी जाति का पढ़ रहे हैं, फ्री कोचिंग IAS PCS वगैरह सबने कर दिया, सभी जातियों के लिए कर दिया। अभी आपने देखा कि जो आउटसोर्सिंग, जो चतुर्थ श्रेणी का पद है, वो सरकार ने खत्म कर दिया है और वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाते हैं। तो इसमें आयोग बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें SC ST OBC तीनों का आरक्षण भी सुनिश्चित कर दिया कि ठीक है, ये रखे जाएगा, और फिक्स वेतनमान कर दिया 16,000। पहले आउटसोर्सिंग के हैं लेकिन इनको सुविधाएं ठीक ठाक, हमें 16,000 मिलना चाहिए। लगातार इस पे शिकायतें आ रही, 16,000 उसके खाते में डायरेक्ट सरकार का पैसा भेजेगी। वालों का है कि वो ला करके मतलब एक तरह से सरकार से नहीं, चयन भी आयोग करेगा, अब उसके लिए अलग से आयोग बैठा दिया, बना दिया। तो अब बीच वाला जो सेक्शन था उसको खत्म कर दिया, अब वो बीच में कोई 1 रुपया नहीं मार सकता है। अब वहां से जो है सीधा जो ट्रांसफर होगा पैसा, और उस कार्यकर्ता के या उस आउटसोर्सिंग कर्मचारी के खाते में 16,000 चला जाएगा। अब उसका 1 रुपया भी कोई नहीं ले सकता। पहले क्या था कि 5,000 था तो 1,000 ले लेते थे, 4,000 देते थे। तो वो सब धीरे 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 धीरे, ये सैकड़ों साल का कोड है, कांग्रेस का कोड जो है, हम सफा करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब गरीब के खाते में जो है वृद्धा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, अब खाते में सीधा जा रहा है। अब राजीव गांधी ने कहा कि हम भेजते हैं 1 रुपया, पहुंचता है 15 पैसा। तो अब तो ऐसा कहने वाले लोग नहीं, वो मिथक टूट गया, वो मिथ्या तोड़ दिया, प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दिया। और हमको जो जिम्मेवारी दिया है सरकार ने या हमारे नेता ने या हमारे पार्टी ने और हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से ये मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि हमें जो आप जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी को खड़ा होकर के जो है पार्टी जो अपेक्षा करेगी वो खड़ा होकर के मैं वो काम करूंगा और उसे मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आखिरी संदेश जनता के लिए क्या होगा आपको इस इंटरव्यू का? विकास कार्य सरकार स्वयं कर रही है, जो हम लोगों का पैसा हम लोग उसके जरिए भी कर रहे हैं। मैंने इस मिथ्या को तोड़ा है कि चाहे जिसके घर चाहकारी हो, अमीर के घर, गरीब के घर या मड़ई वाले के यहाँ, मैं वहां भी जाता हूं। सबको जाना चाहिए, सब नेताओं को जाना चाहिए, राजनीति करने वाले को। किसी का लड़कियों की शादी मैं नहीं छोड़ता हूं, कोई बीमार पड़ता है तो वहां भी जाता हूं। और जिस तरीके से मेरा कोई रोजगार नहीं है, न मेरे पास कोई पेट्रोल पंप है, न गैस एजेंसी है, न कोई स्कूल है, न कुछ है, हमारा रोज काम है फील्ड में आना और रोज समाज का काम करना, फिर जाना। और विकास का जो मिथ्या है हमने तोड़ा है, और आई में जितना ज्यादा काम हमने कर दिया है, इतिहास में इतना काम कोई नहीं कर सका था। इस तरह का मैंने व्यवस्था दिया है। और दूसरा हमारा अंतिम संदेश यह है कि समस्त हिंदू समाज को समरसता पैदा करके एक होना पड़ेगा,
राष्ट्र को प्रथम दर्जा दे करके और समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसी रास्ते पर चल करके हिंदू राष्ट्र को हम जो है जन्म दे सकते हैं, बना सकते हैं और समाज में एक रूपता ला सकते हैं। यही मेरा संदेश है कि समस्त हिंदू समाज इकट्ठा होकर के एक जगह रहे। हमारे साथ बात कर रहे थे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर जी। बेबाकी से उन्होंने जनता के सवालों का पक्ष रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।